नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज आपको 70वीं सुपर टेट से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला आप सबके सामने है। तो उम्मीद यही कर रहा हूं कि आप सबकी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए चूकना नहीं है, एकदम जबरदस्त जो है कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है और शानदार सफलता की ओर हमें आपके साथ अग्रसर होते रहना है। इतना मजबूत अपने आप को कर लेना है कि आपके आसपास भी कोई ना फटके। बस मेरा एक ही ध्येय, आपको सफलता आपके द्वार तक पहुंचाना, ठीक ना, आपको सफलता के द्वार तक पहुंचाना। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के अंतर्गत पहला ही प्रश्न आप सबके सामने है कि भारतीय संसद में कब सती प्रथा यानी सती विरोधी अधिनियम कब पारित किया गया। चलिए जबरदस्त तरीके से प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, एकदम शानदार तरीके से बताइए कि कब पारित किया गया। वैसे बाकी की चीजें मैं आप सबको बता देता हूं, ढेर सारी बातें, ठीक है ना। जैसे आपको सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता है, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख याद रख लीजिएगा, ठीक ना। सर्वप्रथम उल्लेख आपको कब मिलता है तो बताइएगा 510 ईस्वी में आपको पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है, किस अभिलेख में तो बताइएगा भानुगुप्त के एरण अभिलेख में, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में, ठीक ना। एरण अभिलेख में पहली बार इसके जानकारी मिलती है। और आपको 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया जाता है। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है तो आपको जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से, विलियम बेंटिक द्वारा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक द्वारा, विलियम बेंटिक द्वारा, विलियम बेंटिक द्वारा, ठीक ना, बेंटिक द्वारा आपको जो है ये प्रमुख बातें हुई। अब इसमें भारतीय संसद द्वारा सती विरोधी अधिनियम कब पारित तो आपको 1987 ईस्वी में आपको जो है पहली बार भारतीय संसद द्वारा ये जो है पारित होता है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस धर्म में ईश्वर के विभिन्न रूपों एवं अवतार या आविर्भाव में विश्वास व्यक्त किया जाता है। जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में या पारसी धर्म में। तब आप इस प्रश्न का जवाब देने से पहले कुछ बातें तब तक आप देते रहिए, बाकी की चीजें मैं बताता हूं, ठीक ना। अवतार शब्द का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है, अवतार शब्द का प्रथम उल्लेख तब बताएगा, उल्लेख आपको जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में भगवान विष्णु के आपको 12 अवतार का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भगवान विष्णु के 12 अवतार का उल्लेख मिलता है। जबकि अवतारवाद का उल्लेख कहां मिलता है तो अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख आपको जो है श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता में आपको मिलता है। ठीक, भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार बतलाया गया है। श्री कृष्ण जी को भगवान विष्णु का अवतार बतलाया गया है, ठीक ना। ये बातें आप सबके लिए है। साथ ही साथ अच्छा एक बात है, श्रीमद् भगवत गीता कहां का भाग है, तब क्या जवाब देंगे
तो ये महाभारत के भीष्म पर्व का आपको भाग है और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक ना। भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किसमें मिलता है? भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख आपको कहां मिलता है बच्चा? तो बताइएगा कि आपको जो है मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण, ठीक ना, इसी में आपको 10 अवतार मिलता है। मेन अवतार, कच्छप अवतार, वाराह अवतार, आपको जो है नरसिंह अवतार, फिर आपको जो है वामन अवतार, फिर आपको परशुराम राम, आपको जो है इसके बाद जो है बलराम, फिर आपको जो है कल के बुद्ध और कल के अवतार, ये 10 अवतार बतलाए गए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बड़े ही आसान से प्रश्नों का जवाब है। बोधगया में, राजगृह में, सारनाथ में या वैशाली में? तब बताएगा यहां बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान के प्राप्ति, जिसे बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। ठीक ना। राजगृह में आपको प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगति का आयोजन सारनाथ में, आपको पहला उपदेश सारनाथ में ही दिए, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रवर्तन के नाम से जाना गया। वैशाली में सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध जो थे, सर्वाधिक उपदेश आपको वैशाली में दिए। कुल 25 वर्षा ऋतु में, यानी कुल 25 वर्षा ऋतु जाकर वैशाली में इनके द्वारा उपदेश दिया गया। तो इस तरह से आप सबके लिए चारों ऑप्शन के चारों व्याख्याएं आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आलमगीरपुर से, मांडा से, प्रयाग से या कौशाम्बी से? तो एक मांडा है, एक मंडा। ये मांडा जो है ये आपको आलमगीरपुर है, जो है हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य हैं। जब आप देखोगे तो ये हड़प्पा संस्कृति, ये मांडा है, सबसे उत्तरी बिंदु मांडा। ये कहां है? तो जम्मू कश्मीर का JNK का अखनूर जिला। ठीक ना। ये बातें याद रखे रहेगा। किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। ठीक ना, चिनाब नदी पर स्थित है। वही सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये दाइमाबाद है, और दाइमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक। ये आपको प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये आपको यही है, आलमगीरपुर, गिरपुर, और ये आपको उत्तर प्रदेश मेरठ में आपको है। ये हिंडन नदी के तट पर है। ये किस पे है? हिंडन नदी के तट पर है। सबसे दक्षिणतम बिंदु सुतका, पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर है, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है।
और ये जो है दास्त नदी के तट पर है। तब पूछे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा आपको है, तो आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन। ठीक, तो ये प्रश्न गलती नहीं होने चाहिए। अगले प्रश्न में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? तो फतेहपुर सीकरी जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1571 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और स्थापना करता कौन था? तो अकबर था। ठीक ना? किसकी याद में किया था? तो आपको प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के याद में, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। और ये जो है 1571 से लेकर 1585 तक ये अकबर की राजधानी रहा। ये बातें याद रखे रहेगा। और अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक, कहीं से कोई दिक्कत आप सबको उम्मीद है कि नहीं आ रही होगी? आ रही है क्या? नहीं ना? सारी बातें आप सबके सामने है। आप जितना पढ़ते जाओ, कलम कॉपी खोल कर देखते जाओगे, उतनी चीजें आप सबके लिए लाभप्रद रहेगी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? ये कब हुआ? तब आप जवाब दीजिएगा कि 483 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। उस समय इसका नाम कुशीनारा था। और ये मल्ल राजाओं की राजधानी थे। मल्ल गणराज्य के राजधानी थे। ठीक ना? ये मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में आपको महात्मा बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और इसी वर्ष इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर को 8 गणधरों के बीच विभाजित कर दिया गया था। अजातशत्रु एकमात्र ऐसा राजा था जिसका इनके जो शरीर का भस्मावशेष था उस पे उसका अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने बोध गया की यात्रा की? तीसरे, पांचवें, छठवें या आठवें किस अभिलेख से? आपको जो है ये जानकारी 8वें अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया की यात्रा की थी। जबकि रुम्मिन देई अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक लुम्बिनी को गया था, यानी जहां महात्मा बुद्ध की जन्म हुआ था। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी और वहां जाकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। कर दिया था। यह रुम्मिन देई अभिलेख जो है सबसे छोटा अभिलेख है। ये सारी बातें आप सबके लिए ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। नेक्स्ट, वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से लिखा गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए
काफी लाभदायक भी होगा। क्वेश्चन एकदम जबरदस्त तरीके का है, आप पढ़िएगा, व्याख्या को देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ऐसे तो सिर्फ हवाई की बातें रह जाती है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहां आयोजित किया जाता है? यह उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। वैसे कुंभ मेला जो है 4 स्थानों पर आपको आयोजित होता है, ठीक ना, ये सबको पता है। ये 4 आपको कौन कौन से स्थान हैं? तो ये 4 आपको पहले तो हरिद्वार में गंगा नदी पर आयोजित होता है। इसके बाद आप प्रयागराज, ये भी गंगा नदी पर ही है। फिर आपको उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, और फिर नासिक गोदावरी नदी के तट पर, ठीक ना। ये 4 कुल अब उत्तर प्रदेश में आपको प्रयागराज में होता है। आधुनिक कुंभ का आयोजन जो है की शुरुआत हर्षवर्धन द्वारा किया गया। हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ और 6 वर्ष पर अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये बातें भी आप सब याद रखे रहिएगा, चीजें आप सबके लिए है, ठीक ना। तो ये बड़े ही आराम से चीजों को समझते चलिए, देखते चलिए और ये प्रश्न को करते चलिए। देवी पाटन मेला किस जिले में आपको आयोजित होता है? बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सीतापुर, कौशाम्बी। तो आपको सभी को एक एक करके देख लेते हैं। कौशाम्बी में जो आपको मेला आयोजित होता है, यह आपको कौन सा मेला है? तब बताएगा कि कौशाम्बी में आपको जो है ये भरवारी मेला ये कौशाम्बी में आयोजित होता है। सीतापुर में नैमिषारण्य मेले का आयोजन जो है बलरामपुर में ही देवी पाटन मेला बलरामपुर में आयोजित होता है। जबकि गोविंद सागर मेला आपको जो है अंबेडकर नगर में। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश मेला आपको जो है, अब देखो उत्तर प्रदेश में, यूपी में सर्वाधिक मेला कहां लगता है? तो सर्वाधिक मेला बच्चा मथुरा में लगता है। और यूपी में न्यूनतम मेला कहां लगता है, यानी सबसे कम मेला? तो पीलीभीत में सबसे कम, लगभग आपको 80 से अधिक मेले मथुरा में और एक मेला जो है पीलीभीत में आयोजित होता है। विंध्य मेला मिर्जापुर में, नककटैया मेला वाराणसी में, तो परिक्रमा मेला अयोध्या में। तो ये सारे प्रश्न आप सबके लिए है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ये संविधान सभा का, ठीक, ये कब शुरू हुआ? संविधान सभा का प्रथम। तो ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, पहले तो चीजें समझिए, किसकी सिफारिश पर हुआ?
तो सिफारिश करता जो था वो कैबिनेट मिशन था। किसकी? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर आपको जो है बैठक हुए। प्रथम अधिवेशन जो था ये कब आयोजित हुआ? तो बताइएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हुए। ठीक ना, सिन्हा साहब हुए। फिर आपको द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? तो द्वितीय अधिवेशन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसी तिथि को स्थायी अध्यक्ष का चयन किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष बने। तृतीय अधिवेशन जो है ये 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ और पंडित नेहरू द्वारा 8 सूत्रीय प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत हुआ। इसके वैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव साहब जो थे यही थे, बेनेगल नरसिम्ह राव। प्रथम वक्ता कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आप सबके लिए इतनी महत्वपूर्ण बातें, ये सारी बातें आप सबके सामने हैं। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आपको जो है ये बातें हुई। ठीक ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं चीजें सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगे। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री परिषद के तदर्थ या झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? कई इसके पहले किताबों में गलतियां थी। झंडा समिति में आपको दे रहा था जे.बी. कृपलानी, आयोग ने मानने से इनकार कर दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये तदर्थ या झंडा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये मसौदा समिति या पंडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, एक ही नाम है। ठीक ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आपको थे। जबकि वल्लभ भाई पटेल जो थे ये आपको मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों के समिति के अध्यक्ष आपको कौन थे? तो यही थे। ये बातें याद रखे रहिएगा। ठीक ना, ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950। तो आपको संविधान बनने में लगा समय, कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह
18 दिन का समय लगा और कुल लगभग आपको 64 लाख रुपए खर्च हुए। 63,97,000 कुछ रुपया आपको खर्च हुआ था और संविधान अंगीकृत जो हुआ 26 नवंबर 1939 ईस्वी को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक ना, ये बातें याद रखे रहिएगा, ये आपको जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 40वां, 42वां, 44वां या 46वां, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में आपको जो है जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसी के तहत मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। ये सारी बातें आप सब याद रखे रहिएगा, कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं करिएगा, गलती नहीं करिएगा और शानदार आप सबका होगा। यूपी SSS से वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से जो है ये तैयार है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी सिद्ध होगा। यही आप सबसे उम्मीदें भी हैं कि आप सब झंडा बुलंद करेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संकल्पना किस देश से किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से आपको 51, न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है। ठीक, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, संविधान से। ग्रीनविल ऑस्टिन ने इसी संविधान की आत्मा कहा है कि आत्मा कहा है। और इसका 3 प्रमुख उद्देश्य है: राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सहायता, आर्थिक समानता लाना। ठीक ना, तो ये आपको ये कहां से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसकी रूपरेखा तेज बहादुर सप्रू समिति के द्वारा तैयार किया गया था। भारत सरकार ने सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी जो होता है वह आपको केंद्रीय सचिव या कैबिनेट सचिव ये होता है। जबकि आप सबको पता होना चाहिए कि भारत की शक्ति, वैसे तो राष्ट्रपति जो है वो आपको प्रधान होता है, ठीक ना। आर्टिकल नंबर 53 राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख यानी देश कार्यपालिका का अनुच्छेद 53 जो है ये कार्यपालिका का प्रमुख
ये कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ठीक ना, अनुच्छेद 53 से। लेकिन शासनाध्यक्ष जो होता है कौन होता है? तो प्रधान शासनाध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल नंबर 74 कहता है कि समय समय पर राष्ट्रपति को सलाह एवं मशवरा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका एक प्रधान होगा, और इसी के साथ राष्ट्रपति के सारी शक्तियां मंत्री परिषद में चली जाती हैं, और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जबकि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदत्त पद को धारण करते हैं, ठीक ना। तो ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण बातें रही। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में आपको अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं? अनुच्छेद 32 जिसे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, कि आत्मा या हृदय शब्द कहकर संबोधित किया गया। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ठीक ना, ये बातें इसमें किया गया है, और ये मौलिक अधिकार से संबंधित चीजें हैं। मौलिक अधिकार भाग आपको 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कहां से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से। लिया गया है। ये प्रमुख बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है ये आपको किस अनुच्छेद को जो है संरक्षित करता है? तो अनुच्छेद 23 को संरक्षित करता है, ठीक ना। बलात् श्रम का प्रतिषेध की बातें करता है, और ये 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। जबकि बाल श्रम अधिनियम ये कब आया था? तो ये 1986 ईस्वी में पारित हुआ था, और ये अनुच्छेद 24 को संरक्षित करता है, चाइल्ड लेबर बॉन्ड एक्ट, ठीक। तो ये सारी बातें आप सबके लिए याद करते चलिए, समझते चलिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर किया जाता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत अनुच्छेद 55 में आपको जिक्र किया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, के संविधान से आपको लिया गया है, ठीक ना। और एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति के आपको चुनाव होते हैं। इसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्य विधानसभा सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और इनके मत की गिनती जो होती है, मत 1971 के जनगणना के आधार पर गिने जाते हैं या काउंट किए जाते हैं। तो ये
आप सबके लिए ये यहां तक की बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। यानी मंत्री परिषद इस्तीफा दिया, लोकसभा भंग हो गए, ठीक। तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी लाभदायक भी सिद्ध होगा। नितिन सर लाजवाब, कोई उनका तो ऑप्शन है नहीं, ठीक ना, जबरदस्त तरीके से उन्होंने पढ़ाया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग के नाम से जानते हैं, आपको जो है कि इसका उल्लेख भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर आपको 152 तक, ठीक ना, 151 तक, 52 नहीं, 151 तक आपको मिलता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, द्वारा नियुक्ति, और इसका काम है पोल को खोलना, ठीक ना। जो जनता का धन है ये आपको जो है इसके पोल को खोलना और राष्ट्रपति को इसके जो है सूचना देना। इनका कार्यकाल की बातें की जाए तो इनका कार्यकाल आपको जो है कितने वर्ष का होता है, तब आप जवाब दीजिएगा कि इनका कार्यकाल भैया 3 वर्ष, आपको जो है 6 वर्ष का होता है। ये कार्यकाल के मामले में 6 वर्ष आपको होता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक आपको जो है यथावत रहेगा। 2026 तक इसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, लोकसभा का कोरम कुल कितने सदस्यों का, सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? तो 1/10, 1/10 के साथ यानी संसद में उपस्थित सदस्यों का 1/10वां भाग जो है कोरम को पूरा करने के लिए आपको होना चाहिए। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में आपको अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ये आपको जीवी मावलंकर साहब थे और गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक ना, यही थे। लोकसभा के प्रथम स्पीकर भी हैं, लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, यानी प्रथम अध्यक्ष आपको थे। और हुकुम सिंह ये आपको दूसरे, ये पहले उपाध्यक्ष थे। नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र स्पीकर जो राष्ट्रपति बने। ठीक ना, ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आपको आर्टिकल नंबर 110 और 199 में आपको धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना आपको अंतराल होना चाहिए? तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए या 180 दिन, ठीक है ना, 180 दिन का अंतराल होना चाहिए। लेकिन ये बातें तो यहां पे हुई 60 दिनों तक यदि कोई एमपी बिना बताए
अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ये सारी बातें याद रखिएगा, आप सबके लिए है, ठीक ना। ये बातें भी, और अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए या 180 दिन। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। साथ ही साथ आप यूपी टेट का भी बैच शानदार तरीके से संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए आपको विधि निर्माण का अधिकार देता है? तो आर्टिकल नंबर 253 जो है ये आपको संसद को यह अधिकार देता है कि यह उससे संबंधित कानून बनाए, ठीक ना। ये आपको कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो आपको जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया जाता है? तो 1953 ईस्वी में 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को गठित किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? तो ये जो है 3 सदस्य, इसमें 4 सदस्य रहते हैं, 4 सदस्य। ये कौन कौन रहते हैं? तो फजल अली, ठीक, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. मुंशी, के.एम. पणिक्कर, मुंशी नहीं, के.एम. पणिक्कर, ये आपको जो है ये सदस्य जो हैं ये उपस्थित रहते हैं, ठीक ना। ये आपको जो है 3 सदस्य हैं, 4 नहीं 3। और फजल अली जो थे यही अध्यक्ष थे। और इसने रिपोर्ट कब सौंपी? तो रिपोर्ट जो है आपको 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को इसने रिपोर्ट सौंपे। और इसी के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसे 7वां संविधान संशोधन भी कहते हैं। ये 7वें संविधान संशोधन के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, ठीक ना। ये भाषाई आधार पर गठित प्रथम एवं द्वितीय राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश एवं गुजरात है, ठीक। ये बातें, इसका गठन 1953 में और इसका गठन 1960 में। ये बातें भी आप सब ध्यान देते रहिएगा, याद करते चलिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें भी आप सबके सामने हैं। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाले प्रथम महिला कौन है? तो आपको जो है सुचिता कृपला ने ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ये है। और सरोजनी नायडू जो है ये आपको जो है के प्रथम राज्यपाल हैं, जबकि राजकुमारी अमृत कौर जो है ये आपको प्रथम कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट
मंत्री, उस समय शायद स्वास्थ्य मंत्री ये आपकी थी स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला। और विजया लक्ष्मी पंडित ये आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के प्रथम महिला आपको सभापति हैं, ठीक ना। तो विजया लक्ष्मी पंडित जी किस योजना के तहत संविधान सभा के बात को स्वीकार की गई? तो मैंने बताया कि आपको कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो है इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन आपको जो है गठन 1946 ईस्वी में, आपको मार्च 1946 ईस्वी में इसका गठन हुआ। ये आपको त्रिसदस्यीय था, ठीक ना, सदस्यीय, ये त्रिसदस्यीय था। ये तीन कौन कौन थे? तो आपको जो है एबी अलेक्जेंडर, आपको स्टीफोर्ड क्रेब्स और पेंथिक लॉरेंस, ठीक ना। ये आपको अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष आपको पेंथिक लॉरेंस साहब थे, बाकी आपको ये दोनों सदस्य थे। और इन्हीं के सुझाव पर संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई? तो मैंने बताया कि 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्थायी अध्यक्ष थे। जबकि आपको जो है जवाहरलाल नेहरू आपको 8 सूत्रीय प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है, आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और आप सबके लिए लाभकारी भी होगा। संविधान निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? तो संविधान निर्माण जो है ये कार्य जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का कार्य पूरा हो गया। और लागू कब हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पूर्ण रूप से संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से आपको लागू हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा 26 नवंबर संविधान दिवस। ये बातें ठीक याद रहे आप सबको। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय आपको जो है लगा। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो गुजरात टाइटंस के द्वारा आपको जो है ये खिताब जीत लिया गया। और राजस्थान रॉयल्स को उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता आपको विजेता राजस्थान रॉयल्स रहा, ठीक ना। ये बातें भी याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट, आईपीएल 2022 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आपको खोला गया। यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हुआ करता था। नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स है, शानदार तरीके से इसे लिखा गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी होगा। ये पूरा आशा और उम्मीद है कि आप सब मानक खड़ा करेंगे। हाल ही में किस राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पैनल बनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में आपको समान नागरिक संहिता के लिए जो है पैनल बनाया गया है। जबकि गोवा प्रथम राज्य है, प्रथम राज्य जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया है, नागरिक संहिता लागू किया है। तो ये यानी एक समान कानून, न कोई विवाह अधिनियम अलग होगा, न कोई आपको जो है धर्म अधिनियम, सारी चीजें सभी के लिए
एक समान एक बराबर जो है कानून बना दिया जाएगा। ये बातें आपके लिए रहेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का दावा किया गया है? तो ये बिहार राज्य में, और बिहार राज्य का आपको जो है जिला है जिसका नाम आपको जो है जमुई है, ठीक ना। जमुई जिले में आपको इसकी खोज की गई है, जमुई, ठीक ना। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण खादान होने के अनुमान बिहार के जमुई जिले में लगाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के राज्यपाल फाल्गु चौहान जी हैं, ठीक ना। फागु चौहान, फाल्गु नहीं कहिए, फागु चौहान, ठीक। हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को द गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है? द ऑल दैट ब्रीथ्स या ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, द पावर ऑफ डॉग, स्टार्स एट मून। तो ऑल दैट ब्रीथ्स में आपको जो है इसी फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म का द गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है। ये आपको एकमात्र भारतीय फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो कि आपको जो है कांस फिल्म में सफल रहे। हाल ही में उत्तर भारत में पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन आपको कहां किया जा रहा है? तो पहला बायोटेक पार्क जो है ये आपको कहां पे? तो ये भद्रवाह में, चमोली में, कठुआ में या लम्हेटा में। तो कठुआ ये जम्मू कश्मीर में है, JNK के कठुआ में आपको जो है ये है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये हाल ही में अभी ऑर्डर करिए जबरदस्त तीनों किताबें, डेट बढ़ गई है आप सबके लेखपाल की, और शानदार तरीके से आप सब पढ़िए और गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। परीक्षा में मौका मिला है तो मौके को भुलाइएगा। हाल ही में महिला 2020 चैलेंज 2022 किसने जीता? ये महिला 2020 चैलेंज किसने जीता? वेलोसिटी ने, ट्रोल ब्लेजर ने, सुपरनोवा ने, 1 और 3 ने। तो सुपरनोवा के द्वारा आपको महिला 2020 चैलेंज 2022 जीत लिया गया है। वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन रहा? तो चीन को पछाड़ते हुए अमेरिका पहले नंबर पे आ गया है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे आपको ये है, चौथे पे अरब है और पांचवें पे ईरान है, छठे पे आपको जो है सिंगापुर है। ये आपको भारत के सिंगापुर छठवें नंबर पे आपको है। तो ये सारी बातें आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, अडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा कहां शुरू किया है? तो अडानी ग्रुप के द्वारा आपको भारत में पहली सौर सुविधा कहां शुरू किया गया है, ये आपको जवाब देना है। तो ये आपको जैसलमेर में शुरू किया गया है। जैसलमेर कहां है? तो राजस्थान में है, ठीक ना, राजस्थान जैसलमेर में। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य ने WHO का पुरस्कार जीता? तो ये झारखंड राज्य के द्वारा जीता गया। यद्यपि झारखंड के राजनीतिक स्थिति बड़ा ही उहापोह है। हेमंत सोरेन जी कहीं न कहीं घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो भी हो, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको जो है तंबाकू निषेध दिवस, तो ये आपको 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। इस तरह हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक शानदार श्रृंखला को देखें। आप सबको भी जबरदस्त तरीके से प्रश्नों को किए। उम्मीद यही करता हूं कि आप सब भी सफलता के द्वार तक शानदार तरीके से बढ़ते चलेंगे। एकदम जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला रही। उम्मीद यही है कि आप सबको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आगे हम सब इसी तरह अनवरत रूप से जारी रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा और आपका कर्म, ठीक ना, हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा दे दूं।
आपका कर्म ये रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एडॉप्ट कर लो, यही, बाकी और कुछ नहीं। निस्वार्थ भाव से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन सभी लोग क्लास को शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं जानता हूं क्योंकि क्लास में मैं बहुत ज्यादा आपसे बातें नहीं करता हूं, कुछ लोगों को नाराजगी भी होगी, तो वो नाराजगी दूर हो जाएगी जब आप सफल होंगे तब। जिस दिन आप अपनी मंजिल को पाएंगे उस दिन तो तहे दिल से याद जरूर करिएगा। इसके लिए आप सबको शुक्रिया भी, मेरे तरफ से धन्यवाद भी, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, शुभ संध्या। अगली मुलाकात सुबह 10 बजे होगी। सुबह 10 बजे के क्लास में आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लेखपाल की शानदार श्रृंखला चल रही है। लोग सिर्फ लेखपाल सोचकर भागते हैं, मैं उसमें हर तरह के प्रश्नों को पढ़ाता हूं कि आपको कहीं से भी जाए ना, छूटे ना, ठीक ना। चूंकि सफलता पाने के लिए 50 नंबर, सच्चाई बता रहा हूं कि 50%, 60%, 8 प्रश्न सभी कर लेते हैं। 5 प्रश्नों के लिए हमको साल साल भर तैयारी करनी होती है, 5 प्रश्न को आगे बढ़ने के लिए। 60 प्रश्न हम बड़े आसानी से, 10 प्रश्न के लिए 1.5 साल समय लग जाता है। तो जितना आप करोगे, मेहनत जितना करोगे, उतना ही आपके अंदर निखार आएगी, ठीक ना। और जब तक स्वयं में निखार, स्वयं से मोटिवेट नहीं होंगे, मैं लाख कहूंगा उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आशा है, उम्मीद यही है कि आप सब को थोड़ा बहुत चीजें समझ में जो भी आ रही होंगी, आप अपने चाहे गुरु कह लीजिए, भाई कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, जिस तरह से आप जैसे भी संवाद करना चाहो, मैं आप सबके लिए हमेशा तत्पर हूं। और जहां भी दिक्कतें हों, आप जो है स्टडी 91 के चैनल पे कॉल करके बातें कर सकते हैं और चीजें सुझाव ले सकते हैं। तो इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ संध्या।